नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं अनवल ग्राम, ये सारण जिला के अंतर्गत आता है और मैं आज बैठा हूँ एक बुद्धिजीवी शिक्षक, अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं और समाज सेवक भी हैं और बुद्धिजीवी पेंशनर संघ के साथ जुड़े हुए हैं। क्या अध्यक्ष है सर, उपाध्यक्ष है और पेंशनर समाज की भलाई के लिए और हमेशा कोई न कोई गोष्ठी वगैरह करते रहते हैं। आज हम सर से चर्चा करेंगे। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है और इसे अमृत महोत्सव के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसको मनाने की आह्वान किया है। इसी में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद 75 साल के बाद शिक्षा में क्या उड़ान, कहाँ तक भारत पहुंची है, कहाँ उससे चूक हुई है अपनी शिक्षा नीति में कि जो लक्ष्य था उसको नहीं, उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाया, क्या उस करीब पहुंच पाया। तो क्योंकि सर शिक्षक हैं तो ये शिक्षा के ऊपर एक अपना अनुभव, अपने 30 साल 35 साल का जो अनुभव है एज ए शिक्षक, तो उसका अपना हम लोगों के बीच में रखेंगे कि शिक्षा में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं केदारनाथ शर्मा जी को और सर से हम यही चाहेंगे कि आप शिक्षा के बारे में आज़ादी के बाद से अब तक की क्या उड़ान है, इस पे आप अपनी बात रखें। आजादी के पहले तो अपने यहाँ शिक्षा लगभग नहीं के बराबर, क्योंकि हम गुलाम थे, इसलिए यहाँ के लोगों को शिक्षा देना अंग्रेजी सरकार ने उतना आवश्यक नहीं समझा। कुछ सुधार किया था, लेकिन जितना चाहिए उतना हमें सुविधा नहीं मिली थी। उतने अंश तक, उतने प्रतिशत तक हम नहीं जा पाए। जब आज़ादी मिली तो हमारे प्रबुद्ध लोगों ने आज़ादी के बाद एक अभियान चलाया शिक्षा के लिए। उस समय पंचवर्षीय योजना चालू हुई और हर 5 वर्षों पर शिक्षा की क्या स्थिति है, कहाँ तक प्रगति हो पाई, इसकी समीक्षा होती थी और उसके अनुसार योजना बनाई जाती थी और उस पर काम किया जाता है। परिणाम हुआ कि धीरे धीरे शिक्षा में बढ़त होने लगी। लोगों को जागरूक सरकार ने किया, यहाँ के प्रबुद्ध वर्गों ने किया, लोगों ने किया और होते होते शिक्षा में कुछ उन्नति हुई। लेकिन आज 75 साल बीत जाने के बाद भी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे निर्धन वर्ग जो पीढ़ियों से अशिक्षित थे, उनको अभी विशेष जगाने की आवश्यकता है और हमारे सिलेबस में हमारे अपना हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं अब बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि जो शिक्षा नीति बनाई जाती है उस शिक्षा नीति को ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जाए और वह शिक्षा की जो नीति निर्धारित की जाती है, विशेषज्ञ गांवों में भी निचले स्तर तक लोगों से संपर्क करे और इनके मनोनुकूल बनावे तो ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए कि आज कुछ त्रुटि हो जाती है कि वातानुकूलित कक्ष में लोग बैठकर शिक्षा की नीति बना लेते हैं, लागू भी कर देते हैं, लेकिन उतना प्रभाव आम लोगों पर नहीं पड़ता जितनी आवश्यकता है। जैसे साधारण बात मैं बताऊं कि अगर पुराणों में जाया जाए, पुरानी बातें की जाए, तो कृष्ण ने ऐसा नियम बनाया। एक गाय का चरवाहा था,
और उसने गीता का निर्माण किया जो आज तक अकाट्य है। उसी तरह ईसा मसीह भेड़ बकरी का चरवाहा होने के बाद भी बाइबिल की रचना की जो आज तक अकाट्य है। किसी कहीं बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक उसी तरह मोहम्मद साहब ने जो एक ऊंट के चरवाहे थे, उन्होंने जो अपनी पद्धति शुरू की, अपना जो नियम बनाया कुरान का, आज भी वह बदलाव के लायक नहीं है। उसी तरह गुरु नानक घोड़े का चरवाहा, गुरु ग्रंथ साहब की रचना की जो आज भी पूजनीय। तो ये सब चरवाहे समाज के सुधारक हुए और आज उसी तरह उसी का अनुकरण करते हुए, उन्हीं लोगों का अनुकरण करते हुए अगर आज भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग या जो शासक वर्ग के हैं शिक्षा से संबंधित, वे आम लोगों से अगर विचार लें तो हमारा अपना अनुमान है कि विशेष निष्कर्ष निकलेगा। और वह सारे निष्कर्षों को निकालने के बाद जो शिक्षा नीति तैयार की जाएगी वह स्थायी होगी। कारण हो रहा है कि इस समय हर साल शिक्षा में कहीं न कहीं बदलाव करना पड़ता है। हर साल पाठ्यक्रम में बदलाव होता है। क्योंकि हम बिल्कुल डिटरमाइंड नहीं हो पाते हैं, हम बिल्कुल स्थिर नहीं हो पाते हैं कि यही हमारा है, सिर्फ अभी प्रयोग चल रहा है। 75 साल तक शिक्षा में प्रयोग ही चला। जी, अभी तक यह प्रयोग ही चला, बिल्कुल है, अस्थायी नियम अभी तक नहीं बना। अच्छा एक ही सर, सेंट्रल की जो शिक्षा, जैसे केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं या नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, और एक राज्य शिक्षा, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में अगर देश भर की शिक्षा एक तरह की कर दी जाए, आज की भाषा में मैं कहूँ कि धनी वर्ग की शिक्षा का कुछ स्तर अलग है, गरीब लोगों के लिए कुछ स्तर अलग है, लेकिन सारे देश की शिक्षा पद्धति एक तरफ कर दी जाए, एक तरह से लागू कर दिया जाए, तो मेरा अपना विश्वास है कि देश के लोग समानता को महसूस करेंगे और उसके अनुसार जो शिक्षा नीति बनेगी वह सबके लिए फलदायी होगा। अच्छा, लेकिन सर गरीब के लिए शिक्षा में भी उनके एजुकेशन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो फिर वो बिछड़ कहाँ रहे हैं? उसके कई कारण हैं। जैसे अभी भी हमारे बुजुर्ग जो किसान वर्ग के हैं, गरीब तबके के हैं, अशिक्षित है। उन्होंने अभी तक शिक्षा का महत्व नहीं समझा। अलग बात है कि इसमें भी अपवाद भी आए, रिक्शे वाला, किसान, खेती करने वाला, चाय वाले के बेटा बेटी, बच्चे बच्चियां भी अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। देश में, दुनिया में, बिहार में 1-2 नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या भी बहुत कम है। इसके सुधार की बहुत आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि 75 साल में हम कहाँ तक अचीव किए हैं? हमारी लक्ष्य की प्राप्ति हुई है कि नहीं? सबको समान शिक्षा मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है? इसमें क्या सुधार की जरूरत है? अभी तक समान शिक्षा, सबको बराबर शिक्षा मिल नहीं पा रही है। उसके कारण कई होते हैं और प्रयास, जैसा मैंने कहा कि अगर ठीक से सर्वे कर लिया जाए और सबके विचार के एक निष्कर्ष को निकाल लिया जाए तो हमको अंदाजा है उसमें बहुत बड़ी सुधार होगी और शिक्षा में उन्नति हम जरूर करेंगे। हमारे देश में शिक्षा की प्रगति अवश्य होगी। सर 2020 में हमारे 19 में ही के क्लास में संसद ने एक नई शिक्षा नीति लाई, वो कहाँ तक उस सुधार को बल देती? उसमें अभी तक जो शिक्षा थी वो रोजगारोन्मुख नहीं थी, उसमें व्यवसायीकरण नहीं था, वो एक शिक्षा सिंपल एजुकेशन मिलता था और उसके बाद उससे लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती, जो जब तक जो प्रोफेशनल डिग्री नहीं लेते थे तब तक उनको
जॉब नहीं मिलती थी। लेकिन आज जो बेसिक शिक्षा 5वीं के बाद से वो बच्चा अपने आप को चुन सकता है कि हम किस तरफ जाएंगे। छोटे मोटे दीदी कई देशों में शिक्षा की नीति यह है कि बचपन से ही सरकार उन बच्चों पर ध्यान देती है और यह तय करती है कि वह बच्चा, वह लड़का का रुझान क्या है और उसके रुझान के अनुसार उसको शिक्षा दी जाती है। और अपने यहाँ भी ये बात नहीं है, सबको एक साथ बैठाया गया, एक तरह की शिक्षा दी गई, उसमें कुछ मंद बुद्धि के हैं, कुछ तेज बुद्धि के हैं, तो अपनी तीव्रता वाले लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन मंद बुद्धि के लोग नीचे रह जाते हैं। और तकनीक की शिक्षा देश में बहुत आवश्यक है। बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण है जनरल शिक्षा। सामान्य शिक्षा दे दी जाती है, सही माने में उनके मानसिक चिंतन का अवलोकन नहीं किया जाता, इसीलिए वहाँ लेकिन सर एक चीज हम देख रहे हैं कि जैसे कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से बच्चे निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, लगभग उसमें से 40 या 50 ऑलमोस्ट 60% बच्चे ही नौकरी ले पा रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है? बाकी 40% वो जिस सेक्टर से कि वहाँ पर नहीं जा पाते हैं या कहीं और जा करके या खेती गृहस्थी किसी और चीज़ में लगे हुए हैं। मुख्य कारण यह है कि हम या हमारे अभिभावक, मतलब बच्चे या उनके अभिभावक बहुधंधी कार्यक्रम के हो गए, इधर भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं। इस तरह अगर वे शुरू से उनको एकाग्रचित कराया जाए, एक विषय पर केंद्रित किया जाए, तो उसमें निश्चित रूप से वह लड़का या बड़ लड़की अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरे शिक्षा नीति पर अपने प्रकाश डाला और हमारे 75 साल की जो एक सफर है उसमें कहाँ कमी और कहाँ बेसिक, इसमें क्या सुधार कर सकते, उस पर भी अपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।